ये यूपीपीसीएस 1 का पेपर है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए ये टेस्ट पेपर नंबर 5 है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सही है पहला ऑप्शन, इसमें 20,000 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है। योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना है और इसके लिए कुल बाहर व्यय 75,021 करोड़ रुपए निर्धारित है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही है। सी आंसर इसका सही है। 1 और 2 दोनों। जो केंद्रीय बजट 2025-26 है, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा को तेज गति देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बड़ा प्रावधान मिला है और इसमें 20,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 2, केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान घोषित किया गया है। इसमें 500 करोड़ रुपए किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें तीसरा है, बजट 2025-26 में उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड की घोषणा हुई, जिनकी सीमा 5 लाख रुपए रहेगी और पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। इसमें सही है पहला ऑप्शन, इसमें पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे और 2025-26 में उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड की घोषणा भी हुई, जिसकी सीमा है 5 लाख रुपए। पहला ऑप्शन इसका सही है। इसमें ये जो पहले है, इसके बारे में, इस पहल के बारे में उद्यमियों के लिए एक नई योजना घोषित हुई है जो 5 वर्षों में 5 लाख लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। ये ऑप्शन भी सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 4 है, 2024 में संघाई सहयोग संगठन की परिषद प्रमुखों की 23वीं बैठक कहाँ पर हुई। ये हुई इस्लामाबाद में। ए ऑप्शन इसमें सही है। इसमें संघाई सहयोग संगठन की पूछी गई है जो एससीओ है। ये 15 से 16 अक्टूबर 2024 को 23वीं बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित की गई। ए ऑप्शन इसका सही है। ये आ सकता है, पूछा जा सकता है इसमें 23वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई एससीओ की। नेक्स्ट है 5, कथन 1 और कथन 2 दिए गए, इसमें बताने हैं। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों को केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक 26 से 27 फरवरी 2025 को केप टाउन में हुई। ये ऑप्शन सही है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में ही हुई 26 से 27 फरवरी 2025 को। ये जो G20 के वित्त मंत्री हैं उनकी और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की। दूसरा ऑप्शन है, बैठक के अंत में सर्वसम्मत संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। ये ऑप्शन गलत है। सर्वसम्मत संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमति इसमें नहीं बन सकी, इसलिए औपचारिक कम्युनिकेशन जारी नहीं हुआ। अनौपचारिक ही हुआ, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ही ठीक है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 6, केंद्रीय बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सही है। 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय का मतलब होता है जैसे कहीं पुल का निर्माण करवाना है, स्कूल का निर्माण करवाना है, तो पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है, वही बजट राजकोषीय घाटा 4.4% ऑफ जीडीपी। ये इतने 4.4% है जीडीपी का लक्षित। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 7, कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन निसार को
GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया 30 जुलाई 2025 को। सही है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है निसार को जियो स्टेशनरी कक्षा में स्थापित किया गया ताकि वह पूरे विश्व का सतत पर्यवेक्षण कर सके। ये ऑप्शन गलत है। सूर्य सामंजस्यपूर्ण कक्षा में ये काम करेगा जिससे नियमित अंतराल पर पृष्ठीय परिवर्तन रिकॉर्ड कर सकेगा। इसका उद्देश्य धरती की सतह, बर्फ, जैवमंडल और प्राकृतिक आपदाओं के परिवर्तन का सूक्ष्म बारंबार निगरानी करना है। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। ए आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 8 में DRDO और वायुसेना ने 11 जुलाई 2025 को सागर तट से Su-30 MKI विमानों से अस्त्रा मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए जिनमें आत्मनिर्भर रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का उपयोग हुआ। सही है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है उसी परीक्षण में अस्त्र MK1 का रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर विफल रहा और लक्ष्य को भेदने में ये असफल रहा। ये ऑप्शन गलत है। ये परीक्षण भी सफल रहा और सीकर ने लक्ष्य को भेदकर ट्रैकिंग व मारक क्षमता इसमें साबित की। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ही ठीक है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 9 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2025 को भारत ने रामसर सूची में किस राज्य के 2 नए वेटलैंड और यहाँ पर खेचन और मैन्नार वेटलैंड को शामिल कर अपने कुल रामसर साइटों की गिनती बढ़ाई है। इसमें यहाँ पर राजस्थान ने ये खेचन और मैनार इसी के ये राजस्थान के, तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। 5 जून 2025 को ये राजस्थान के खेचन और मैनार की गिनती बढ़ी है। नेक्स्ट है 10 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हालिया रिपोर्ट में भारत का कुल प्रजनन दर 2023 के लिए 1.9 प्रदर्शित हुई जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। ये 1.9 प्रदर्शित हुई 2023 के लिए जो कि 2.1 से नीचे है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सभी राज्यों में प्रजनन दर एक जैसी बनी रही और किसी भी राज्य में 2.5 से अधिक TFR टोटल फर्टिलिटी रेट दर्ज नहीं किया गया। ये ऑप्शन इसमें गलत है। कुछ राज्यों में TFR 2.5 से भी ये ऊपर देखी गई है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 11 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। संघाई सहयोग संगठन के 25वें शिखर सम्मेलन का आयोजन तियानजिन चीन में किया गया था। सही है पहला ऑप्शन। ये चीन के तियानजिन प्रांत में ही आयोजित किया गया है। और भारत ने कोलंबिया में 38वें बोगोटा जो कोलंबिया के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले FILBO 2026 में विशिष्ट अतिथि देश के रूप में भाग लिया था। ये ऑप्शन भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एक और दो दोनों। इसे ये करंट अफेयर्स के हैं सारे क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स के। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे इसी तरीके से बन के, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 12 प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है इसका उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये 3.5 करोड़ रोजगार के अवसरों में सहायता प्रदान करना है 2 वर्षों में। पहला ऑप्शन करेक्ट है। यह योजना नव नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 25,000 रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसमें 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन और नौकरी के अवसरों को सृजित करने के लिए नए कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को जो नियोक्ता होंगे उसको 3,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन करेगी। इसमें 25,000 नहीं है बल्कि 15,000 रुपये है। पहला ऑप्शन ही ठीक होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, केवल एक। नेक्स्ट है 13 हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी की गई फ्री AI समिति। इसमें फ्री AI समिति की रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्री AI समिति का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय क्षेत्र में नवाचार और जोखिम न्यूनीकरण के बीच संतुलन बनाना। सी आंसर इसका
सही आंसर है। नेक्स्ट है 14 है, इसमें देखने हैं कौन से कथन सही है। 23 अगस्त 2025 को दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। ये ऑप्शन इसमें सही है, 23 अगस्त को ही बनाया गया था पहला, और यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। दूसरा ऑप्शन है, इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का वर्ष आर्यभट्ट से गगनयान, इस वर्ष की बात की गई है 23 अगस्त 2025 को। 2024 में पहला बनाया गया था और 2025 में दूसरा बनाया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और इसकी जो थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं हैं। दोनों ऑप्शन इसके सही है। 23 अगस्त 2025 को दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया गया है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, डी आंसर इसका सही है। और इस दिन 23 अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाने और प्रज्ञान रोवर, इसमें विक्रम तो लैंडर है और रोवर है प्रज्ञान, को चंद्रमा पर ले जाने की याद में ये मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 15, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में देखना है कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है, इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 2080 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब पर पहुंचकर शिखर पर होगी। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 में जो संयुक्त राष्ट्र की एक नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो जनसंख्या है 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। और इसमें 2060 के दशक में बताया गया है कि 1.7 अरब पर पहुंचकर शिखर पर होगी, ना कि 2080। ये 2060 तक बताया गया है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अनुसार पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है, ये 2080 नहीं 2060 के दशक तक है। इसके अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 जन्म रह गई है, जो प्रति स्थापन दर 2.1 से कम है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। सही ऑप्शन इसमें बताना है, केवल ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 16, धरती आबा जन भागीदारी अभियान के संदर्भ में सही कथन इसमें देखने हैं। पहला, इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सही है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान को जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य संबंधित गांवों और बस्तियों में सरकारी योजनाओं पर पूर्ण लाभ पहुंचाना है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। इसका उद्देश्य 549 जनजातीय जिलों, जिसमें 2900 ब्लॉक होंगे और 207 अति संवेदनशील जनजातीय समूह, जिसे PVTs समूह कहा जाता है, 1 लाख गांवों और बस्तियों में सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाना है। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 17, हाल ही में मई 2025 किसे जर्मनी नया चांसलर चुना गया था। जर्मनी का नया जो चांसलर चुना गया है वो किसे चुना गया है? ये फ्रेडरिक मर्ज, इनको चुना गया है, तो सी आंसर इसमें सही है। ये जर्मनी के नए चांसलर हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 18, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। यह योजना 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये ऑप्शन गलत है, 2018 में नहीं 2016 में, और उत्तर प्रदेश के बलिया से ही इसको शुरू किया गया था 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देना था। ये ऑप्शन ठीक है। LPG से रिलेटेड भी पूछा गया है, LPG में कौन कौन सी गैस शामिल होती है? मीथेन नहीं होती, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, जबकि मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो बायोगैस होती है उसमें मिलती है, तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, पहला ऑप्शन इसमें गलत है, 2018 ना होकर 2016 है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो केवल 2 ऑप्शन इसका सही होगा, ए आंसर
करेक्ट है। नेक्स्ट है 19 तीरंदाजी विश्व कप 2025 के संदर्भ में देखना है इसमें कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन है हाल ही में इसका दूसरा चरण अंतालिया तुर्कियों में संपन्न हुआ था। इसमें गलत है। भारतीय तीरंदाजों ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 के दूसरे चरण में 7 तो स्वर्ण जीते, इसमें 7 स्वर्ण और 1 रजत और 4 कांस्य, और दूसरे भारत पदक तालिका में दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर भी रहा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें देखें, भारत ने इसके दूसरे चरण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया नहीं, शीर्ष स्थान हासिल किया दक्षिण कोरिया ने, ना कि भारत ने। पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तो इसका जो आंसर होगा डी में तो पहला आ रहा है, तो ना तो 1 ना ही 2, सी आंसर इसका सही आंसर है। इसमें भारत की तरह दक्षिण कोरिया ने भी 7 पदक जीते, लेकिन वह पदक तालिका में शीर्ष पर रहा क्योंकि भारत के 2 स्वर्ण पदकों की तुलना में उसने 5 स्वर्ण पदक जीते, इसलिए वो पहले स्थान पर रहा। पूछा जा सकता है कि 7 ही उसने जीते और 7 ही उसने जीते, भारत ने और दक्षिण कोरिया ने, फिर भी दक्षिण कोरिया शीर्ष स्थान पर रहा क्योंकि 5 जो थे दक्षिण कोरिया के वो स्वर्ण थे। नेक्स्ट है 20 ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है हाल ही में लखनऊ में इसकी सबसे बड़ी उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन लखनऊ में किया गया था। यह भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनों स्ट्रोयेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। DRDO, भारत का DRDO और रूस के NPO मशीनों स्ट्रोयेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। दोनों ऑप्शन इसके सही है, तो ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 21 भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है। इसमें बताना है जो भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है, इसमें गाजियाबाद नगर निगम। इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 22 भारतीय उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन जो उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामो उद्योग बोर्ड द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया, यह प्रयागराज में आयोजित किया गया था। ये ऑप्शन गलत है। इसे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया था, ना कि प्रयागराज में किया गया था। उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2025 और ये अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया था लखनऊ में। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है, तो ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 23 उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना हेतु कुल आवंटन 4500 करोड़ रुपए है। ये ऑप्शन गलत है। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना, इसके लिए जो बजट है वो है 100 करोड़ रुपए, ना कि इसमें 4500 करोड़ है। जल जीवन मिशन के लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें एक्सप्रेस वे के लिए की गई है 900 करोड़ रुपए, जो आगरा एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए, ना कि इसमें जल जीवन मिशन के लिए की गई है। जल जीवन मिशन के लिए है 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। अवस्थापना विकास के लिए 22% राशि आवंटित की गई है और जल विद्युत परियोजना के लिए 900 करोड़ रुपए, यहाँ पर जल विद्युत परियोजना के लिए 3953 रुपये, जबकि एक्सप्रेस वे के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में। और मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के लिए इसमें 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दोनों ऑप्शन गलत है, तो डी
इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 24। 24 है सरस आजीविका मेले 2025 के संदर्भ में देखना है, सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था, ये ऑप्शन गलत है। वाराणसी में नहीं किया गया बल्कि उत्तर प्रदेश के नोएडा हाट में इसको आयोजित किया गया और ये 2025 में इसका 5वां संस्करण है। सरस आजीविका मेला नोएडा हाट में, ना कि वाराणसी में आयोजित किया गया। इम्पोर्टेंट है, यह लखपति SHG दीदियों के निर्यात क्षमता का विकास थीम के तहत आयोजित किया गया था। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो दूसरा ऑप्शन आ रहा है सी में, ओनली सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट 25 प्राचीन कालीन भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं द्रविड़ भाषा से निकली हैं। द्रविड़ भाषा से नहीं निकली हैं बल्कि उत्तरी और पश्चिमी भारत की अधिकांश भाषाएं एक ही मूल भाषा हिंद आर्य से निकली हैं, ना कि द्रविड़ भाषा से। ये हिंद आर्य से निकली है, ना कि द्रविड़ भाषा से निकली है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो दूसरा तो इसमें करेक्ट ही होगा। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के दक्षिण में रहते थे, ये विंध्य के दक्षिण में ही रहते थे। भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के उत्तर में रहते थे। जो आर्य भाषा बोलते थे वो विंध्य के ऊपर रहते थे और जो नीचे रहते थे वो द्रविड़ भाषा बोलते थे। 2 और 3 ऑप्शन इसमें सही है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 26 पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म क्या था? इसमें प्रकृति पूजा और यज्ञ था। सी आंसर इसमें सही है, प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट 27 मौर्य कालीन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है अशोक की राजा ज्ञाएं चट्टानों और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर उत्कीर्ण की गई थी, सही है पहला ऑप्शन। स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ के सिर पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी, ये भी करेक्ट है। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत थी, ये ऑप्शन भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, तो सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 28 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन इसमें देखने हैं। गुप्त काल में धातुओं को मिलाने का प्रयोग किया गया था। इसमें गुप्त काल में जो धातु थे उनको मिलाने का प्रयोग किया गया था, सही है पहला ऑप्शन। दूसरा मेहरौली लोह स्तंभ में उत्तम किस्म के लोहे का उपयोग हुआ है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। इसमें सही कथन बताने हैं, तो सी आंसर सही आंसर है। इसमें जो गुप्तकालीन शिल्पकार थे अपना चमत्कार अपनी लोहा और कांस्य कृतियों में दिखाया गया था। नेक्स्ट 29 चोलकालीन धार्मिक परंपराओं के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत है? गलत ऑप्शन इसमें बताना है। पहला है अलवार संत भगवान विष्णु के भक्त थे, ठीक है, और जो नैनार थे ये भगवान शिव जी के उपासक थे, उपासक जो पूजा करने वाले थे। तो इसमें गलत ऑप्शन बताना है। जो नैनार थे ये संत ब्रह्मा जी के उपासक नहीं थे बल्कि ये भगवान शिव जी के उपासक थे, तो बी आंसर इसका गलत है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मोहम्मद गौरी के समकालीन पृथ्वीराज चौहान के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत है? जो मोहम्मद गौरी के समकालीन था, इसमें पूछा भी जा सकता है अलग से, मोहम्मद गौरी के समकालीन इनमें से कौन सा सही है? तो पृथ्वीराज चौहान समकालीन था और इसमें देखना है कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है वह 14 वर्ष की आयु में शासक बना, ठीक है, पहला ऑप्शन तो 14 वर्ष की आयु में ही बना था। उसका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था, ये दिल्ली में नहीं हुआ था, ये अजमेर की राजगद्दी पर बैठा था। पृथ्वीराज चौहान ये 14 साल की उम्र में, और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान एक ही था। अगर पृथ्वीराज तृतीय कहीं लिखा हुआ आता है तो वो पृथ्वीराज चौहान ही है। इसका राज्याभिषेक दिल्ली में नहीं हुआ था बल्कि अजमेर की गद्दी में बैठे और इसका राज्याभिषेक अजमेर में हुआ। बी ऑप्शन इसका गलत है, गलत पूछा गया है। नेक्स्ट 31 कृष्णदेव राय की शासन पद्धति के संबंध में इसमें सही कथन देखने हैं। उसने नौसेना के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया,
नौसेना के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया था। जो कृष्णदेवराय की शासन पद्धति है, इसने नौसेना के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। सही है पहला ऑप्शन। पेस नामक इतालवी यात्री उसके दरबार में रहता था। ये ऑप्शन भी सही है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा है, उसने विजयनगर साम्राज्य को कृष्णा नदी तक स्थापित कर दिया था। ये ऑप्शन भी सही है। और पेस नामक इतालवी यात्री था जो कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था और उसने नौसेना के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया था। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 32 सूफी संत के संबंध में देखना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, उन्होंने अमृत कुंड के फारसी अनुवाद का अध्ययन किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन, उन्होंने अमृत कुंड के फारसी अनुवाद का अध्ययन किया था। बौद्ध और वेदांती दर्शन ने सूफीवादियों को प्रभावित किया। बौद्ध और वेदांती दर्शन ने सूफीवादियों को प्रभावित किया था। इसमें स्टार्टिंग के दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं। आधुनिक विचारक सूफी मत का मूल कुरान में ढूंढते हैं। इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। सही ऑप्शन बताना है, तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 33 बैरम खां के संबंध में और बैरम खां से रिलेटेड 2024 पीसीएस में भी पूछा गया था। पहला ऑप्शन है, अकबर ने उसे मक्का जाने का विकल्प दिया था। सही है। एक अफगान सरदार ने अहमदाबाद में उसकी हत्या कर दी थी। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। एक अफगान सरदार ने अहमदाबाद में उसकी हत्या कर दी थी। अकबर ने उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। अकबर ने बैरम खां की पत्नी से विवाह कर लिया था। ये ऑप्शन भी सही है। वह एक सुन्नी सरदार था। ये सुन्नी सरदार नहीं था। बैरम खां एक सिया सरदार था। जो सिया और सुन्नी होते हैं उसमें से ये सुन्नी नहीं था बल्कि सिया सरदार था और अकबर ने इसकी पत्नी से विवाह कर लिया था, बैरम खां की पत्नी से। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने उसकी जो विधवा सलीमा थी बेगम से विवाह कर लिया था। नेक्स्ट 34 जयसिंह ने किसे पत्र लिखकर यह कहा था कि शिवा को व्रत के बिंदु की तरह हम चारों ओर से घेर लेंगे। औरंगजेब को यहाँ पर जयसिंह ने पत्र लिखकर कहा था कि औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा था कि शिवा को व्रत के केंद्र की तरह हम चारों ओर से घेर लेंगे। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है, ये पुरंदर की संधि के बाद बोला था ऐसा। नेक्स्ट 35 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत ऑप्शन इसमें बताना है। मुगलों के शासनकाल में एशिया तथा यूरोप के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। करेक्ट है, मुगलों के शासनकाल में एशिया और यूरोप के साथ। दूसरा ऑप्शन है, भारत में चाय, चीनी, मिट्टी तथा रेशम का आयात अरब से होता था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये चीन से होता था ना कि अरब से होता था। इसमें चाय, चीनी और चीनी मिट्टी तथा रेशम का आयात चीन से होता था ना कि अरब से। तो बी ऑप्शन ही इसका गलत है। बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 36 कथन ए और कारण दिया गया है। अंग्रेजों ने एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली स्थापित की तथा तार व्यवस्था की भी इसमें शुरुआत की गई थी। पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन है, 1854 में कलकत्ता से इलाहाबाद तक मध्य पहली बार तार लाइन को प्रारंभ किया गया था। ये ऑप्शन इसमें गलत। 1854 में कलकत्ता से इलाहाबाद तक नहीं बल्कि कलकत्ता और आगरा के मध्य पहली तार लाइन को प्रारंभ किया गया था, ना कि कलकत्ता और इलाहाबाद के मध्य में। कलकत्ता और आगरा के मध्य में। तो पहला ऑप्शन इसका सही है और आर गलत है। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 37 परमहंस मंडली के संदर्भ में देखने हैं कौन से कथन इसमें गलत हैं। और यहाँ से पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं परमहंस मंडली इनसे रिलेटेड। इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में की गई थी। इसमें पहला ऑप्शन सही है। 1849 में हुई थी और महाराष्ट्र में की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, इसके संस्थापक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। ये बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एक ईश्वर में
विश्वास करते थे। परमहंस मंडली की शाखाएं पूना, सतारा और महाराष्ट्र के कई नगरों में विस्तृत थीं। यहाँ पर देखिए परमहंसली की जो शाखाएं थी बड़ौदा, राजकोट और मैसूर आदि स्थानों पर विस्तृत थी। ये बड़ौदा, राजकोट और मैसूर में नहीं होकर के पूना, सतारा और महाराष्ट्र में थी। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है और दूसरा ऑप्शन भी गलत है। एकेश्वरवाद में करते थे, ना कि बहुदेववाद में। चौथा ऑप्शन है इस मंडली के लोग विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षण में विश्वास करते थे। सही है ये चौथा ऑप्शन। इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन ही गलत है और गलत ऑप्शन इसमें पूछा गया है, तो बी आंसर करेक्ट है। 2 और 3। नेक्स्ट है 38। बहादुर शाह जफर के संबंध में देखना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला ऑप्शन है उन्हें 1857 ईस्वी में बंदी बना लिया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट है, यही सही है। इसमें 1857 में अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया था। 1857 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था और 1 साल के अंदर ही उसे दबा दिया गया था, जो विद्रोह था। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु अंग्रेजों द्वारा उस पर अभियोग चलाकर इनको रंगून बर्मा में भेज दिया जाता है। तो 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें 1865 दिया गया है, तो ये गलत है। उनके बड़े बेटे को उनका उत्तराधिकार घोषित किया गया, ऐसा नहीं किया गया था और ये भूटान ने ये बर्मा, रंगून इनको निर्वासित कर दिया गया था। तो इसमें सही ऑप्शन पूछा गया है, ए आंसर ही सही है। नेक्स्ट है 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। गलत ऑप्शन इसमें बताना है। उन्होंने भारत से धन निकासी की आलोचना की। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, इसमें गलत बताना है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा, उन्होंने जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण लोगों के शोषण के मुद्दे को नज़रअंदाज किया था। इसमें नज़रअंदाज नहीं किया गया था, तो सी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, क्योंकि गलत पूछा गया है। नेक्स्ट है 40। लॉर्ड क्लाइव के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन इसमें गलत है। लॉर्ड क्लाइव के संबंध में 1765 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर जनरल के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। पहला ऑप्शन ही इसमें गलत है। 1765 में लॉर्ड क्लाइव, इसमें लॉर्ड क्लाइव 1765 में बंगाल के गवर्नर के पद पर आसीन था, ना कि इसमें मद्रास के गवर्नर। ये ऑप्शन ही गलत है पहला ही, तो ए आंसर इसमें सही है, क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट है 41। खेड़ा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह आंदोलन वर्ष 1918 में हुआ, जिसमें फसल खराब हो जाने के बावजूद भी सरकार लगान माफ नहीं कर रही थी। सही है पहला ऑप्शन। दूसरा, इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों से लगान न देने को कहा था, ये भी सही है। और खेड़ा आंदोलन के दौरान ही सरदार पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे, ये ऑप्शन भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, तो तीनों ऑप्शन डी में आ रहा है, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 42। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है इस आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 में हुई थी और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु भी हो जाती है, तो इस आंदोलन को नहीं देख सके थे बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा ऑप्शन है इस आंदोलन के आरंभ से तुरंत पहले प्रमुख राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया था। इसमें दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 43। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। जो बंगाल का तेभागा किसान आंदोलन था, उसकी मांग थी जमींदारों के हिस्सेदारों को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3, आधा भाग वसूला जा रहा था, उसको 1/3 करने की मांग की गई थी। पहला ऑप्शन इसका सही है और ये 1940 में आरंभ हुआ था, बंगाल में तेभागा आंदोलन। इसमें पूछा भी जाता है ये कब आरंभ हुआ था और कहाँ पर था तेभागा आंदोलन। ये बंगाल में था, 1940 में इसको शुरू किया गया था और इस आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो कंपाराम सिंह तथा भुवन सिंह थे। 1940 में ये हुआ था। नेक्स्ट है 44। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन
किया था। ये किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था ये बताना है। इसमें यहाँ पर पहले देखें, पहले गुलाम वंशी था। गुलाम वंश या ममलूक शासक का शासनकाल 1206 से 1290 था। 1206 से 1290 के बीच में था। फिर दूसरा देखें, इसमें यहाँ पर खिलजी वंश का जो शासनकाल था ये 1290 से 1320, 1290 से 1320 के बीच में था। फिर था सैयद का शासनकाल 1414 से 1451। सैयद वंश का 1414 से 1451। और फिर उसके बाद लोधी वंश सबसे बाद में आता है 1451 से 1526 तक का। तो 4 1 3 2 इसमें डी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 45। सूची 1 और सूची 2 इसमें दी गई है, मिलान करके बताना है कौन सा इसमें सही है। किस बादशाह के कौन दीवान थे? अकबर का देखें यहाँ पर मुजफ्फर खान थे, इसमें पहले का। तीसरा है जहांगीर गियास बेग एतमाद उद्दौला। जहांगीर के यहाँ पर पहला है शाहजहां, इसमें सादुल्ला खान, ये शाहजहां के सादुल्ला खान और औरंगजेब के असद खान। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है ये। तो इसमें देखें 3 1 4 2 डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 46। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। समाचार पत्र और संस्थापक दिए गए हैं। इसमें देखें द लीडर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ये है। द नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू जी का है। द पायनियर जॉर्ज एलेन। और यहाँ पर दैनिक आज ये शिव प्रसाद गुप्त इनके द्वारा। इसमें 4 3 2 1 ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 47। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन, और कौन सा अधिवेशन कब किया गया था, कहाँ पर किया गया था, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही है। यहाँ पर डॉक्टर M.A. अंसारी, जो M.A. अंसारी हैं इनके द्वारा किया गया था ये, यहाँ पर मद्रास में। पहले का तीसरा होगा। फिर है यहाँ पर पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में किया गया था, और सरोजनी नायडू इनके द्वारा कानपुर में, और सुभाष चंद्र बोस जी ये हरिपुरा में। तो सी आंसर इसका सही है 3 4 2 1। नेक्स्ट है 48। इसमें मुकदमे दिए गए हैं और देखना है कालानुक्रम के अनुसार। इसमें देखें पहला यहाँ पर काकोरी मुकदमा, ये तो सबको पता है 1925 का है। ये एक्शन भी इसको बोल दिया है, जो इसका नाम बदलकर यूपी सरकार के द्वारा। फिर देखें इसमें मेरठ मुकदमा है 1929 का, 1929 का। इसमें फिर है यहाँ पर कानपुर षड्यंत्र जो मुकदमा था ये 1924 का है, 1924 का। लाहौर मुकदमा 1916 का है। काकोरी मुकदमा 1925, और मेरठ मुकदमा 1929, और कानपुर मुकदमा 1924। इसमें सबसे पहले पहला होगा, फिर उसके बाद चौथा 1 4 2 3 1 4 2 3 आ रहा है सी में। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसमें महात्मा गांधी जी ने भी लिया था कांग्रेस की तरफ से, सरोजनी नायडू इन्होंने भी भाग लिया था, दूसरा भी सही है, और मदन मोहन मालवीय इन्होंने भी भाग लिया था, लेकिन मौलाना आज़ाद इन्होंने भाग नहीं लिया था इस सम्मेलन में। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, तो 1 2 3 आ रहा है सी में। सी आंसर इसका सही आंसर है। इसमें मौलाना आज़ाद इन्होंने भाग नहीं लिया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल और मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। और 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। नेक्स्ट है 50। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है। इसमें सही है पहला ऑप्शन, ये जो कुल्लू घाटी है इसमें शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है। शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रताधारी पवन आती है, इसलिए यहाँ पर हिमपात होता है। इसका स्पष्टीकरण भी है, तो ए ऑप्शन ही
करेक्ट है। नेक्स्ट है 51, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और इसमें देखने हैं सही ऑप्शन। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। सही है पहला ऑप्शन। जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े हैं और उभरे हुए हैं। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियाँ यहाँ पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। जैसे यहाँ पर गंगा जी हो गई और गोदावरी, ये नदियाँ हैं। तीसरा ऑप्शन है पूर्वी तटीय मैदान पर पत्तनों एवं पोताश्रय का विकास करना मुश्किल होता है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। जो तट हैं वो उभरे हुए हैं, इसलिए पत्तन और पोताश्रय यहाँ पर कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रय का विकास मुश्किल हो जाता है। इसमें इसकी तरफ पूर्वी तटों की तरफ बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये डेल्टा बनाती हैं और इनकी सहायक नदियों पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीनों ऑप्शन सही है तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में सजाना है। इसमें इस तरीके से जाना है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो इसमें होगा कार्डमम की पहाड़ी। यहाँ पर सबसे नीचे जो आएगी, दो आएगी कार्डमम की पहाड़ी। फिर उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी आएगी। यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ी कितने पर है? 4 नंबर पर है। फिर आएगी नीलगिरी की पहाड़ी और नीलगिरी पर इसमें पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट है दोनों का मिलन भी होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आएगा एक नीलगिरी की पहाड़ी और फिर उसके बाद आएगी नल्लामलाई की पहाड़ी। तीन सबसे बाद में आएगी। पहले कार्डमम की होगी जिसे इलायची पहाड़ी भी बोला जाता है। फिर है यहाँ पर अन्नामलाई की, कार्डमम के बाद आएगी अन्नामलाई, फिर है यहाँ पर नीलगिरी और फिर उसके बाद है यहाँ पर नल्लामलाई। तो इसमें जो होगा 2, 4, 1, 3, ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 53, इसमें तट और विस्तार दिए गए हैं और इसमें सुमेलित बताना है कौन सा सही है। इसमें पहला है काठियावाड़ तट। जो काठियावाड़ तट है ये सौराष्ट्र कच्छ से यहाँ पर सूरत तक है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है कोंकण तट। कोंकण तट कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। जो कोंकण तट है इसका विस्तार सूरत से गोवा तक है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है, इसे यहाँ पर कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक बोल दिया है, जबकि कृष्णा नदी डेल्टा ये पूर्व की तरफ को बनाती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। मालाबार तट ये कृष्णा की डेल्टा से लेकर गंगा ये पश्चिम में है। मालाबार तट केरल पे, यहाँ पर मालाबार तट का विस्तार दक्षिणी गोवा से कन्याकुमारी तक है। 2 और 3 ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ही सही है तो ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। करेक्ट है, ये बैरन द्वीप पर स्थित है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। यह वनस्पति विहीन है, यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है। ज्वालामुखी द्वीप अंडमान द्वीप समूह का एक भाग है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 55, पूर्वी घाट के संबंध में देखना है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अनाईमुडी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। पूर्वी घाट जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अनाईमुडी ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा ऑप्शन है गोदावरी महानदी और कृष्णा नदी जैसी पूर्वी घाट से होकर बहती है। इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ये पूर्वी घाट से होकर ही बहती है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नवीन पर्वत श्रेणी है जो असंतत पहाड़ियों की श्रेणी है। पश्चिमी घाट की तुलना में बताना है जो पूर्वी घाट है, यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है। जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो कम हो गई है क्योंकि उसका अपर्दन होता रहता है और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से
पुराने हैं। जो पश्चिमी घाट है ये नवीन है, ना कि पूर्वी घाट नवीन है। तो इसमें केवल एक ऑप्शन ही ठीक है, दूसरा आ रहा है बी में, तो बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 56, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की सहायक नदियाँ इसमें देखना है, इसमें वर्धा भी है, ठीक है पहला ऑप्शन। प्राणहिता नदी भी है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। जो ब्राह्मणी है ये गोदावरी की सहायक नदियाँ नहीं हैं। इसमें पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजिरा, वैनगंगा, पैनगंगा ये है। तो इसमें मंजिरा भी है। तो 1, 2, 4 सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 57, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो सदाबहार वन है ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे? एक तो यहाँ पर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर नहीं, ये पूर्वी ढाल नहीं होकर के पश्चिमी ढाल होता तो वहाँ पर सही होता। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, पहला गलत होने के बाद 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब इसमें चौथा तो करेक्ट ही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर ये मिलते ही हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला, इसमें तो ये मिलेंगे ही नहीं, अरावली पर्वत श्रृंखला में यहाँ पर तो कटीले वन मिलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। 2 और 4 ऑप्शन इसका सही होगा, तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 58, हरित क्रांति के संदर्भ में देखना है, और इसमें हरित क्रांति के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, यहाँ पर गलत ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च उपज बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से गेहूं उत्पादक क्षेत्र लाभान्वित हुए। इसमें पहला ऑप्शन सही है। जो हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च उपज बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से गेहूं उत्पादक क्षेत्र इसमें लाभान्वित हुए थे। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम किया। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। हरित क्रांति लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक था इसका पहला चरण, और इसमें उच्च उपज बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा था। और इसका दूसरा चरण 1970 से 1980 का दशक रहा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है, तो गलत इसमें ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 59, प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चीनी उद्योग के बारे में देखना है। गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन सही है, और उच्चतर सुक्रोज अंश ये भी सही है। लंबी पैराई यहाँ पर अवधि ये भी सही है, इसमें लंबी पैराई की अवधि की ज़रूरत होती है। प्रायद्वीप में अधिकांश मिले मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित है, ये ऑप्शन इसमें गलत है, तो डी आंसर ही सही आंसर होगा। जो प्रायद्वीप भारत में अधिकांश महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में चीनी उत्पादक केंद्र स्थापित हैं। प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चीनी उत्पादक केंद्र है। पूर्वी तट के समीप, यहाँ पर बोला है पूर्वी तट की अपेक्षा चीनी उत्पादक कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर स्थित ज़्यादा है, तो इसमें यही गलत है, गलत ऑप्शन पूछा गया, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 60, अरुणाचल हिमालय में एक बड़ी संख्या में निर्जातीय आदिवासी समुदाय रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से इनमें शामिल नहीं है? इसमें बताना कौन कौन से शामिल नहीं है। जो अरुणाचल हिमालय में एक बड़ी संख्या में निर्जातीय आदिवासी समुदाय रहते हैं। मोनपा ये भी नहीं है, डाफला ये भी नहीं है, तीसरा मिसमी, नीसी और नगा, इनमें से कोई से भी नहीं है, तो डी आंसर इसमें सही होगा। उपरोक्त सभी होंगे, डी आंसर करेक्ट है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। पूर्व से पश्चिम में बसी कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं, जैसे मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 61, निम्नलिखित को इसमें सुमेलित करना है। यहाँ पर यातायात और टिप्पणी दी गई हैं। इसमें यहाँ पर देखिए पहला सेंट लॉरेंस नदी, जो सेंट लॉरेंस नदी है इसमें
यह यूएस और कनाडा दोनों के लिए उपयोगी है। यह एक विशेष व्यावसायिक जल परिवहन मार्ग है जो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्सों को जोड़ती है। तो पहले का इसमें चौथा होगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग। उत्तरी अटलांटिक मार्ग की बात करें तो इसमें यह दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है जो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। तीसरा करेक्ट है ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे। इसमें यह ऑस्ट्रेलिया के डार्विन और मेलबर्न शहरों को जोड़ता है। करेक्ट है ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे। यह पेरिस और इस्तांबुल तक है। डी का इसमें पहला होगा। तो इसमें 4 फिर उसके बाद 3 और फिर 2 1 4 3 2 1 देखना है किस ऑप्शन में आ रहा है। 4 3 2 1 ए में ही आ रहा है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 62। इसमें देखना है स्थानीय पवन कौन सी सही नहीं है। पहला है ब्लिज़ार्ड। जो ब्लिज़ार्ड है ये साइबेरिया क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रवाहित होती है। सही है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ब्रिक फिल्डर। जो ब्रिक फिल्डर है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ये बहती है, स्थानीय पवन है यहाँ की। दूसरा ऑप्शन भी सही है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तीसरा भी सही है। मिस्ट्रल की बात करें तो ये यूएसए एवं कनाडा के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित नहीं होती है बल्कि स्पेन व फ्रांस में सर्वाधिक रूप से प्रवाहित होती है। यहीं की स्पेन और फ्रांस की ये स्थानीय पवन है, ना कि यूएसए और कनाडा की है। तो डी आंसर इसमें सही आंसर है। जो ब्लिज़र्ड है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और साइबेरिया प्रांत में, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में और चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें। तो डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 63। संसार में वर्षा के वितरण के संबंध में इसमें सही कथन बताना है। स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। सही है पहला ऑप्शन। जो स्थलीय भाग है उनकी अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। ये 35 से 40 डिग्री के लिए बोला है दोनों अक्षांश में। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 65। निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पर अवस्थित है। इसमें पूर्वी छोर पर अवस्थित बताना है। रॉकी पर्वत पश्चिमी पर है तो ये यहाँ पर नहीं होगा। पहला ऑप्शन जिसमें होगा वो कट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अपलेशियन पर्वत। जो अपलेशियन पर्वत है ना ये पूर्वी छोर पर ही अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो कैस्केड श्रेणी है, कैस्केड श्रेणी ये सियरा नवादे और कैस्केड श्रेणी और रॉकी तीनों ये पश्चिमी छोर पर अवस्थित है, ना कि ये पूर्वी छोर पर अवस्थित है। और इसमें देखें यहाँ पर जो माउंट हिटने शिखर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में ही ये अवस्थित है। इसे पश्चिम कॉर्डिलेरा के ये भाग है। पांचवा भी इसमें गलत है तो दूसरा ओनली सही होगा। ए आंसर करेक्ट है। ये पूर्वी छोर पर स्थित है अपलेशियन पर्वत। नेक्स्ट है 66। निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक क्षेत्र के पादपों के अनुकूल है। जो आर्कटिक क्षेत्र है उसके अनुकूल बताना है। केवल गहरे जड़ प्रणाली वाले पादप भी आर्कटिक क्षेत्र में उग सकते हैं। ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है आर्कटिक पादपों में वृद्धि काल बहुत छोटा होता है। ठीक है, जो आर्कटिक पादप होते हैं उनमें वृद्धि काल बहुत छोटा होता है। अत्यंत कम तापमान पर भी प्रकाश संश्लेषण करने में ये सक्षम होते हैं। 2 और 3 ऑप्शन ठीक है तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 67। द्वीपों और देशों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं कौन कौन से इसमें सुमेलित हो रहा है। पहला ऑप्शन है अजम्पशन। जो अजम्पशन है ये द्वीप कहाँ पर है, सेशेल्स के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन। स्प्रेटली, जो स्प्रेटली है ये चीन में स्थित है। द्वीप और देश के बारे में देखना है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। ये भी न्यू मूर, जो न्यू मूर है ये भारत का नहीं है। न्यू मूर
ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के समीप स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, और ये एक छोटा सा द्वीप है। बांग्लादेश और भारत दोनों इस पर दावा करते हैं, तो इसमें अभी ऐसा कहना गलत है कि भारत का ही है। तो इसमें चौथा ऑप्शन है सोकोत्रा। सोकोत्रा सोमालिया का नहीं है, जबकि ये है यहाँ पर, यह अरब सागर में स्थित है और ये यमन का हिस्सा है जो सोकोत्रा है। तो चौथा ऑप्शन भी गलत है, सही ऑप्शन बताना है, ए आंसर इसका सही है। जो अचम्पसन है ये सेशेल्स का है। ये स्प्रेटली, जो स्प्रेटली दिया हुआ है ना, ये स्ट्रेटली है, ये इस पे दक्षिण चीन सागर में स्थित है। तो चीन और फिलीपींस के बीच इस पर विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन चीन का माना जाता है। तो 1 और 2 इसमें ऑप्शन करेक्ट है। ये स्ट्रेटली है, ना कि स्प्रेटली। न्यू मूर, ये भारत और बांग्लादेश दोनों में विवाद बना हुआ है, इस पर दावा करते हैं। सोकोत्रा ये यमन का हिस्सा है। 1 और 2 ऑप्शन ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन देखना है। एड्रियाटिक सागर की रानी, ये वेनिस को बोला जाता है, ना कि रोम को बोला जाता है। यही ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस को बोला जाता है। लोरेन कोयला क्षेत्र, ये फ्रांस में स्थित है। वेस्ट मिडलैंड्स, ये बर्मिंघम में है। और टुला, ये रूस में अवस्थित है। तो इसका ए ऑप्शन ही गलत है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देखना है, न्यू गिनी है। तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप दूसरा वो न्यू गिनी है, और सबसे पहला देखें तो वो है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है 70, भारत के संविधान के आलेखन प्रारूपण सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के बारे में इसमें सही कथन बताना है। और इसमें यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। ठीक है, उनका मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी, ऐसा इन्होंने बोला था। पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, इनके बारे में देख रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है, न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास नहीं था। चौथा ऑप्शन है, वे शासन के एक अधिनायक या स्वरूप के पक्षधर थे। शासन के एक अधिनायक है, ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसमें 1 और 2 ऑप्शन ही ठीक है, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है, 1 और 2। नेक्स्ट है 71, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में इसमें सही कथन बताने हैं। इसे कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। पहला ऑप्शन इसमें सही है, इसे कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसका विस्तार किया था। दूसरा ऑप्शन है, इसमें गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि के लिए प्राधिकृत नहीं था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की इसमें शक्ति प्रदान की गई थी। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण कौन सा नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन है, यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है। पहला ऑप्शन सही है, यह धर्म को एक राष्ट्र से अलग करता है। ऐसा नहीं है जो धर्म को राष्ट्र से अलग करता है। बी ऑप्शन ही इसमें गलत है, गलत ऑप्शन ही बताना है, बी आंसर है। नेक्स्ट है 73, भारत के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर निर्बंधित है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, जो भारत की प्रभुता और अखंडता है उसके आधार पर निर्बंधित है। दूसरा ऑप्शन है,
न्यायालय की अवमानना के आधार पर ये निर्बंधित है, ये ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर भी ये निर्बंधित है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के संरक्षण के आधार पर ये निर्बंधित नहीं है, जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण पर। इसमें जो वाक स्वतंत्रता, इसमें अधिकारों का संरक्षण की बात की गई है और एकत्रित होने, संघ या यूनियन बनाने, जाने आने, निवास करने, कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है 19 से लेकर 22 तक। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण दिया गया है। तो इसमें 1, 2, 3 ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं थे। इसमें जब भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा भाग नहीं था वो बताना है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो था, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ये भी था। राष्ट्रीय महत्व ये आर्टिकल 49 में इसकी बात की गई है। और यहाँ पर और निःशुल्क विधिक सहायता इसके 39 के आर्टिकल 39 के में बात की गई है। स्वयं विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण, इसमें यही नहीं था, तो सी आंसर इसका सही होगा। सी आंसर है इसका। यहाँ पर जो पर्सनल लॉ है इसका संरक्षण नहीं था। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना आर्टिकल 50 में की गई है। और आर्टिकल 51 जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उनमें राज्यों की सहमति मानी जाएगी अगर वो मना भी करते हैं, ऐसा उसमें बोला गया आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट 75, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी राज्य विशेष के संबंध में प्रयोग करता है, तो अगर वो प्रयोग करेगा तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। बी ऑप्शन इसका सही है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी राज्य के संबंध में प्रयोग करेगा, तो जो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ होंगी ना, संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे। बी आंसर इसमें सही आंसर है।